बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मेजर इकोसिस्टम्स। बेटे इस किरा अर्ज़ के ऊपर जो ज़मीन प्लैनेट अर्थ है हमारे पास, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इकोसिस्टम मौजूद हैं, जो कि अपनी अपनी खसूसियात के लिहाज से जानदारों की सिलेक्शन किए हुए हैं, जहाँ पर टेम्परेचर का, वाटर का और एयर का अलग-अलग से कंसंट्रेशन मौजूद है। तो कौन सा इकोसिस्टम किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, वहाँ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर उस माहौल को जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं, वो सारा बेटे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम जो है वो इकोसिस्टम्स की तरफ जाएं, हम सबसे पहले कुछ एप्लीकेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि एक इकोसिस्टम की हो सकती हैं। बेटे जो क्लाइमेट है या वेदर है, दो चीज़ें हैं। ये किसी भी इकोसिस्टम के दो मेजर जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि एक जो इकोसिस्टम है उसमें दो चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही होती हैं, एक क्लाइमेट है उसका और एक उसका वेदर है। अब हर इकोसिस्टम का जो क्लाइमेट और वेदर है वो दूसरे इकोसिस्टम से क्या है, डिफरेंट है। आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक चीज़ नोट कर लें, ये आपको पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो उसमें हम जो है वो इसका इस तरह से आंसर लिखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए बेटे, क्लाइमेट और वेदर क्या होते हैं। क्लाइमेट बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, बड़े ही थोड़े टाइम के लिए उतार चढ़ाव है, किसका, ह्यूमिडिटी का, क्लाउड्स का और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का, ओवर अ पीरियड ऑफ हॉर्स और डे। आप लोग देखें ज़रा कि अचानक से एक तरफ से बादल आए, हालांकि मौसम जो है वो वहाँ उस वक्त, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर हमारे पास गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक तरफ से बादल आए, उन्होंने आके सूरज के आगे जो है वो एक लेयर बनाई, उसके बाद वो बरसना शुरू हो गए, हवा चली और मौसम ठंडा हो गया। अब वैसे जो सीज़न चल रहा है, जो आपके पास अभी चल रही है कंडीशंस, वो कौन सी है, गर्मियों की है। लेकिन थोड़े ही टाइम के लिए बादल आए, आके उन्होंने बरसना शुरू किया, बरसने के बाद वहाँ पे ठंड हो गई। ठंड होने के बाद वो 3 से 4 घंटे, 10 घंटे या 2 या 3 दिन वो रहने के बाद बादल चले गए और दोबारा से फिर गर्मी पड़ना शुरू हो गई। इसी तरह बेटे अगर हम देखें सर्दियों का मौसम, तो सर्दियों के मौसम में भी इसी तरह होता है कि जी बादल आए और आने के बाद जो है वो बारिश हुई, बहुत ज़्यादा मज़ीद ठंड हो गई, होने के बाद फिर वो वापस चले गए और सूरज निकला और थोड़ी सा जो है टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। अब ये जो शॉर्ट टर्म के लिए मौसम की तब्दीली होती है, ये बेटे वेदर है। ये क्या है, आपके पास वेदर है। लेकिन क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक फिक्स्ड सीज़न है हमारे पास। जैसे कि हमें पता है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो है ये हमारे पास गर्मी पड़ती है शदीद। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फेब जो है ये 3 महीने हमारे पास सर्दी पड़ती है। अगस्त, सितंबर का महीना हमारे पास बारिशें हैं। तो ये हमारा फिक्स्ड है, जो कि ईयर टू ईयर भी चलता है, इवन के सेंचुरी टू सेंचुरी भी चलता है। तो जो एक 12 महीने का साइकिल फिक्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्लाइमेट है। जबकि इस क्लाइमेट के चलते हुए उसमें जो शॉर्ट टर्म चेंज आता है मौसम का, वो बेटे क्या है, वेदर है। उसके बाद ये जो वेदर और क्लाइमेट है, इसका हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में क्या रोल है। लाइफ ऑन अर्थ, स्पेशली ऑन लैंड, अफेक्टेड बाय बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। अब ये जो वेदर और क्लाइमेट है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसको हार्म्स भी दे सकते हैं। अब जिन इलाकों में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ पर रीज़न क्या है, क्लाइमेट और वेदर है। और बेटे जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर भी सबसे जो पहला मेन वजह है वो क्या है, वेदर और क्लाइमेट है। हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है।
यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, लेकिन क्लाइमेट अगर सही नहीं है तो आप वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद बेटे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो हम अब देखेंगे इक्वेटिक हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है, यानी इक्वेटिक इकोसिस्टम देखेंगे। दो तरह के इकोसिस्टम है, एक इक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक लैंड इकोसिस्टम है। तो ये इक्वेटिक इकोसिस्टम देखेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लैंड इकोसिस्टम देखेंगे। इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो सिस्टम है जहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक्सचेंज मटेरियल एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन वाटर। अब आपको पता है कि एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो इंट्रैक्शंस बना के रहते हैं, उनके दरमियान इंट्रैक्शंस होती हैं, जिनमें कल के पिछले वाले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि या तो वो एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज मटेरियल करते हैं, यानी गेटिंग फूड चेन में आपने पढ़ा था, और दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। अब ये अगर दोनों काम हो रहे हैं किसमें, वाटर के अंदर हो रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक मरीन वाटर इकोसिस्टम है, दूसरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। अगर इस पूरे प्लैनेट अर्थ की बात की जाए तो बेटे प्लैनेट अर्थ का जितना भी एरिया है उसमें से 71% एरिया जो है वो सी और ओशंस ने घेरा हुआ है, जबकि सिर्फ 1% एरिया जो है वो रिवर्स और लेक्स ने घेरा हुआ है, जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं। तो ये जो है आपके लिए MCQs भी है, इसको बेटे निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्या है, कि वो वाटर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। बेटे सबसे पहले है टेम्परेचर। अब पानी जो है इसका अपने वाटर जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो ये जल्दी ना ही जल्दी ठंडा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और ना ही बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो हीट को अब्जॉर्ब करती हैं। जब हीट अब्जॉर्ब होती है तो वो जो हीट टेम्परेचर स्लोअर द एयर जो मॉडरेट है किसके लिए, सपोर्ट टू लाइफ के लिए। ये जो मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ वाटर है ये सपोर्ट करता है किसको, लाइफ को, क्योंकि पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, वो ठंडा रहता है। और जो उसकी नीचे वाली लेयर्स होती हैं, जो डेप्थ होती है वाटर की, वहाँ तक तो लाइट इतनी आसानी से पहुँच ही नहीं पाती, जिस वजह से वहाँ पे ठंडक होती है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सुकून से रह सकते हैं। उसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि बेटे पानी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जिसमें से लाइट पास कर जाती है, जिसमें से लाइट पास कर जाए उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इट अब्जॉर्ब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि सस्टेन लाइफ। सस्टेन लाइफ का मतलब है, सस्टेन का दूसरा आप सिनोनिम अगर लिखें तो आ जाएगा आपके पास मेंटेन। तो ये क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, मेंटेन कर जाता है। इन क्लियरेस्ट वाटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस रैपिडली विद डेप्थ। अगर ऊपर लेयर की बात करें तो सूरज की रोशनी बड़ी आसानी के साथ वहाँ पहुँच रही है, लेकिन जैसे ही डेप्थ में चले जाएं तो अचानक से रोशनी जो है वो वहाँ कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है डेप्थ में जाके। तो ये बेटे इसको अच्छी तरह से आपने लर्न कर लेना है। अब जो लाइट ज़मीन पानी के नीचे कम पहुँच रही है उसका नुकसान क्या है बेटा, उसका नुकसान ये है कि ज़मीन की जो डेप्थ है पानी के अंदर वहाँ पर प्लांट्स उगे हुए हैं पानी के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे प्लांट्स उगे हुए हैं पानी के अंदर। अब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए। जब लाइट इंटेंसिटी नीचे तक नहीं पहुँच पाती तो बेटे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है और वो प्लांट्स अच्छी नशोनुमा नहीं कर पाते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन जो है वो आपको पता है कि ज़मीन के अंदर ही ज़्यादा होगी। अब वाटर के डेप्थ में है अर्थ, अब उस सॉइल के अंदर जो इसकी डेप्थ में मौजूद है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब वहाँ पर प्लांट्स को बेटे न्यूट्रिएंट्स तो अवेलेबल हैं, जो डेप्थ के अंदर प्लांट्स मौजूद हैं उनको वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन पहले हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी बहुत कम जा रही है और वो इंटेंसिटी कम होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर प्लांट्स की अच्छी नोशनुमा नहीं हो पा रही।
क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो और वाटर तो मौजूद हैं लेकिन लाइट नहीं है, जो कि मेजर कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस करवाने का। उसके बाद आ जाता है अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। वाटर इज़ असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, अबंडेंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम टू सपोर्ट लाइफ। कैसे? मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटे? एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अब जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये भी डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ लाइफ, और जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है ये क्या करेगा, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को चलाएगा। अब एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ये जो है वो किसी भी लाइफ को चलाने के लिए हैं, यानी कि किसी भी बॉडी ने, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी जो है वो रिएक्शंस करने हैं, कोई फिजियोलॉजिकल वर्क्स करने हैं, तो उसके लिए बेटे उसको एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन उन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को चलाने के लिए बेटा एंजाइम्स वर्क करते हैं, और एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जब वो टेम्परेचर प्रोप्रिएट होगा तो वो सही से फंक्शन कर पाएंगे, वरना वो फंक्शन सही से नहीं कर पाएंगे। तो मेजर फैक्टर्स जो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो दो हैं, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हैं, और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। बेटा ये मोटर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें, एमसीक्यूज भी है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम क्या है? बेटे किसी भी इकोसिस्टम की अगर आप प्रोडक्टिविटी जानना चाहते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना सक्सेसफुल है, तो बेटे वहाँ पर एक ही चीज़ नोट करें कि वहाँ पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम हो रही है इन फोटोसिंथेसिस, और कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये कितनी हो रही है, तो बेटा ये क्या है, किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है। किसी इकोसिस्टम में जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी, वो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्टिविटी कैन बी डिटर्मिन्ड बाय लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। जाहिर सी बात है लाइट और न्यूट्रिएंट होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, और जितनी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी उतनी कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व होगी। लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरी विद वाटर डेप्थ, प्रोडक्टिविटी also varies with light, amount of nutrients also change with the season, productivity also varies from zone to zone। तो वाटर्स की जो बेटे जोन्स होंगी यानी डेप्थ्स होंगी, वहाँ पर जैसे जैसे वो नीचे चले जाते जाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स की कमी को जो है वो बहाल करते जाएंगे, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।